दोस्तों, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये नाम यूं ही नहीं दिया गया था। ये भारत की अपार दौलत दिखाता था। सदियों तक भारत संपन्नता का देश रहा। इसकी दौलत के किस्से मशहूर थे। मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक भारत खूब फला फूला। ये समृद्धि और ज्ञान का केंद्र था। जमीन उपजाऊ थी, फसलें भरपूर होती थीं। कुशल कारीगर बेहतरीन चीजें बनाते थे। दुनिया भर में इन चीजों की मांग थी। भारत की दौलत सिर्फ धन दौलत तक सीमित नहीं थी। ये विद्या और अध्यात्म का भी केंद्र था। विद्वान और दार्शनिक इसकी प्राचीन विश्वविद्यालयों में आते थे। भारत के प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने दूर दूर तक ज्ञान फैलाया। उदाहरण के लिए शून्य की अवधारणा भारत में ही जन्मी। इस आविष्कार ने गणित और विज्ञान में क्रांति ला दी। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला में भारत का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। सोने की चिड़िया का युग भारत की प्रतिभा और उत्साह का प्रमाण था। इसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने एक नया मोड़ दिया। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने प्रभावी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां लागू की। इन नीतियों ने एक समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। उनके पोते अशोक महान ने साम्राज्य का और विस्तार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक के शासनकाल में सड़कों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। इन प्रगति ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति देखी। गुप्त शासक, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय, कला, विज्ञान और साहित्य के संरक्षक थे। कुशल प्रशासन और कृषि अधिशेष के कारण इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था फली फूली। गुप्तों के अधीन भारत ज्ञान और नवाचार का केंद्र बन गया। दशमलव प्रणाली का आविष्कार और धातु विज्ञान में प्रगति का श्रेय इसी युग को जाता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य भारत के गौरवशाली अतीत के चमकते उदाहरण हैं। भारत प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर था। स्पाइस रूट और सिल्क रूट भारत को पूर्व और पश्चिम से जोड़ते थे। ये रास्ते सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी थे। मसाले, कपड़े, गहने और कीमती पत्थर दूर देशों में बहुत लोकप्रिय थे। रोमन लोग भारत के रेशम के दीवाने थे। मिस्र के राजा भारतीय मसालों और रत्नों से खुद को सजाते थे। इन व्यापार मार्गों ने भारत में अपार धन लाया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। भारतीय व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करते थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक केंद्र और उपनिवेश स्थापित किए। भारतीय संस्कृति अपने सामान के साथ फैली। भारतीय वास्तुकला, नृत्य और धर्म का प्रभाव आज भी इन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस युग ने भारत की उद्यमशीलता की भावना और दुनिया पर इसके प्रभाव को दिखाया। कई विदेशी यात्री भारत आए। वे इसकी दौलत और ज्ञान की कहानियों से आकर्षित हुए थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। उन्होंने साम्राज्य की संपत्ति और प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने शानदार शहरों, एक सुव्यवस्थित सेना और शासन की एक परिष्कृत प्रणाली का वर्णन किया। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान गुप्त काल के दौरान भारत आए थे। वे वहां की शांति और समृद्धि से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भव्य मठों, विश्वविद्यालयों और दान के व्यापक अभ्यास का वर्णन किया। एक अन्य चीनी यात्री हुवेन त्सांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। उन्होंने नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कई साल पढ़ाई की। उनके लेख प्राचीन भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। विदेशी यात्रियों के ये वृत्तांत एक गौरवशाली अतीत की झलक पेश करते हैं। वे भारत के पूर्व वैभव के मूल्यवान ऐतिहासिक अभिलेखों के रूप में कार्य करते हैं। भाग 5, आक्रमणों का साया। भारत के भाग्य का एक मोड़। भारत की दौलत और समृद्धि ने कई लोगों को ललचाया। इसकी दौलत को लूटने के लिए कई आक्रमण हुए। पहला बड़ा झटका उत्तर पश्चिम से आया। गजनी के तुर्की शासक महमूद ने भारत पर कई बार हमला किया। उसने मंदिरों और शहरों को लूटा और विशाल खजाने ले गया। इन हमलों ने अस्थिरता के दौर की शुरुआत की। बाद में
मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हालांकि सल्तनत के कुछ शासकों ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान दिया, लेकिन यह काल संघर्षों और अस्थिरता से भी भरा रहा। 14वीं शताब्दी में तैमूर के आक्रमण ने बहुत तबाही मचाई। उसकी सेनाओं ने व्यापक विनाश किया और नरसंहार किया, जिससे भारत का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना कमजोर हो गया। ये आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने आने वाली सदियों में और उथल पुथल का मंच तैयार किया। भाग 6, उपनिवेशवाद की पकड़, एक राष्ट्र की दौलत का लूट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारत के भाग्य में एक बड़ा बदलाव लाया। शुरुआत में व्यापारी अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत के संसाधनों और दौलत का शोषण किया। भारत एक उपनिवेश बन गया। उसकी अर्थव्यवस्था एक विदेशी शक्ति द्वारा नियंत्रित होती थी। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत का औद्योगिकरण खत्म हो गया। स्थानीय उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। भारतीय कच्चे माल को ब्रिटेन भेजा जाता था, फिर उनसे तैयार माल बनाकर भारतीयों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। दौलत के इस लूट ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। इसने लाखों लोगों को गरीब बना दिया और राष्ट्र के आत्मनिर्भरता को चकनाचूर कर दिया। हालांकि ब्रिटिश राज कुछ आधुनिकीकरण लेकर आया, लेकिन इसने आर्थिक शोषण की विरासत छोड़ी। इस शोषण का असर आज भी भारत के विकास पर पड़ रहा है। भाग 7, राख से उठकर भारत का आर्थिक पुनरुत्थान। 1947 में भारत को आजादी मिली। इसके सामने अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का कठिन काम था। शुरुआती दशक चुनौतीपूर्ण थे। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल अपनाया। हालांकि इस मॉडल के अपने फायदे थे, लेकिन इससे नौकरशाही बाधाएं और धीमी वृद्धि भी हुई। हालांकि 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए सुधार पेश किए गए। इन सुधारों में नियंत्रण हटाना, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। इन उपायों से आर्थिक विकास में तेजी आई। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। आईटी क्षेत्र में तेजी आई, विदेशी निवेश आया, मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। भारत ने आर्थिक पुनरुत्थान की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की थी। भाग 8, सोने में गढ़ा भविष्य, महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा। भारत आज अपने पूर्व गौरव को हासिल करने की कगार पर है। यह एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर है। कई कारक इस उदय में योगदान करते हैं। भारत में एक बड़ी और युवा आबादी है। यह जनसांख्यिकीय लाभ, प्रतिभा और ऊर्जा का एक विशाल भंडार प्रदान करता है। सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। स्टार्टअप इंडिया नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल इंडिया डिजिटल साक्षरता और एक डिजिटल रूप से जुड़े राष्ट्र को बढ़ावा देता है। यह पहल व्यवसायों के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बना रही है। भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों का उन्नयन किया जा रहा है। ये सुधार कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि को और बढ़ाएंगे। भारत का आर्थिक पुनरुत्थान उसके लचीलेपन और क्षमता का प्रमाण है। भाग 9, मशाल वाहक, सुनहरे कल के लिए भारत के युवाओं को सशक्त बनाना। भारत की क्षमता को साकार करने की जिम्मेदारी उसकी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। यह पीढ़ी तकनीक प्रेमी, महत्वाकांक्षी और विश्व स्तर पर जुड़ी हुई है। वे पारंपरिक बाधाओं को तोड़ रहे हैं और यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। उन्हें सही कौशल और अवसरों के साथ सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास ध्यान केंद्रित करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अपने युवाओं में निवेश करके भारत उनकी क्षमता और रचनात्मकता को उजागर कर सकता है। सोने की चिड़िया की भावना हर भारतीय के अंदर सुप्त है। उस भावना को फिर से जगाने का समय आ गया है। नवाचार, कड़ी मेहनत और एक साझा दृष्टिकोण को अपनाकर भारत विश्व मंच पर अपना सही स्थान पुनः प्राप्त कर सकता है। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मंजिल पाने लायक है। भविष्य उज्जवल है। आइए भारत के लिए एक नए स्वर्ण युग का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो।